सबसे पहले तो कल कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने, आप सभी का प्रयास तो बढ़िया था पर आंसर कुछ गलत थे। ठीक है, दोनों सही थे। क्वेश्चन चेक करते हैं। एक तो 6 नंबर जो वीडियो था ना, उसके अंदर जो क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर चेक किए क्या आपने? क्वेश्चन चेक किया था? क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकाधिकार शक्ति के अंतर्गत आता है? मतलब जो कि शक्ति केवल किसके पास है? ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा भी था। किसी राज्य विधान परिषद की समाप्ति? नहीं। आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, क्या ये राज्यसभा के तहत आता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, अनुच्छेद 312 के तहत पढ़ा था हमने। इसका मतलब इसका आंसर यही था। बढ़िया क्वेश्चन था ये। इसके बाद बड़ा क्वेश्चन, किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करता है? ऑप्शन था गृह मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर या प्रधानमंत्री। हाँ, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो करता है इसको, तो इसका आंसर यही करना था। सी नंबर ऑप्शन था। कल जो क्वेश्चन दिया था बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी बट किसी ने शायद गौर नहीं किया उस पर। क्वेश्चन था कि 61वें संशोधन अच्छा कब हुआ था? ये 1989 में, जिसमें मतदाताओं की जो एज है वो 21 वर्ष से घटा के कितनी कर दी थी? 18। क्वेश्चन को सुनना, सभी आंसर 1989 किया, ठीक था अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा होता तो, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? हर बार जब दिक्कत क्या होती है, आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आते हैं एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज हम नहीं देखते कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। जरा क्वेश्चन सुनना, 61वें संशोधन के परिणाम स्वरूप लोकसभा चुनाव में 18 वर्ष के मतदाताओं द्वारा अपने मत का प्रयोग कब किया गया? वो पूछ रहे मत का प्रयोग कब किया गया। मतदाताओं की एज जो है वो 21 से 18 की, वो तो 1989 में था। उसको करने के बाद में उन मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग भी किया होगा। 18 वर्ष का कोई भी हुआ तो उसने पहली बार मत जो दिया था वो कब दिया, ये पूछ रहा है ये। 1991 के अंदर चुनाव हुए थे, तो जब चुनाव होंगे लोकसभा के तभी मत देगा, इसका मतलब तो 1991 आंसर था। अब क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो रहा है। 1989 थे, किस किसने किया था? काफी बच्चों के 1989 आंसर थे। वजह ये थी, अच्छा आपका ठीक था, आप ये कहना चाह रहे हो कि 1989 के अंदर 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया, सही था, लेकिन ये नहीं पूछ रहा ना, ये तो कुछ और पूछ रहा है, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी इसमें कुछ लिखने में दिक्कत होगी, है ना। लोकसभा अथवा विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% आना अनिवार्य है। मतलब कुछ क्वेश्चन देकर के कथन दिए थे और उन पे विचार करना था, सही है गलत है, बताइए जरा। लोकसभा के अंदर जो भी कैंडिडेट जीतता है, क्या उसके लिए 50% मत लाना अनिवार्य है? ऐसा नहीं है ना, जो आगे है वही जीतेगा, इसका मतलब अगर ही विजेता है फास्ट फास्ट था पोस्ट सिस्टम, इसका मतलब ये है कि जिसको ज्यादा वोट आगे वो जीत जाएगा। 50% वाला मामला इसमें नहीं रहता, ये एक निर्धारित कोटे वाला सिस्टम इसमें नहीं है। ये बात समझ आ रही है ना आपको? ठीक है, दूसरा देखो, पहला क्या हो गया गलत, दूसरा देखो, भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष पद का, मतलब लोकसभा का जो अध्यक्ष पद है बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। इनमें से ये सही है क्या? पूछा क्या भारत के संविधान में अधिकथित, संविधान में लिखा हुआ है क्या? ये संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, जहां संविधान में कोई उल्लेख नहीं है तो इसका मतलब हम ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, ये बात सही है, परंपरा बनी हुई है कि अच्छा ज्यादातर आपको ये लगता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो पक्ष जो पार्टी होती है, जो जिसकी सरकार होती है, जिसकी सत्ता पार्टी होती है ना, उसी का ही वो व्यक्ति होता है। उपाध्यक्ष का मतलब हम कई बार कह सकते हैं कि अच्छा विपक्ष का नेता हो सकता है, परंपरा बनी हुई है तो ऐसा हो सकता है, पर संविधान में तो कहीं उल्लेख नहीं है, इसलिए दोनों ही ऑप्शन क्या थे? गलत थे, तो दोनों आंसर गलत थे आपके, दोनों क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन उसका भी आंसर गलत था, दूसरे का भी। अब बात समझ आ रही है आपको? थोड़ा ध्यान रखिए, आज भी ऐसे ही कोई बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन अच्छे हैं समझना तुम, और पढ़ा है तुमने वही जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। ठीक है, समझ आया क्या? संसद की बात कर लेते हैं।
आज हम बात करेंगे संसद के जो कंपैरिजन में हम बात करें तुलनात्मक जो अध्ययन कर रहे थे हम, जिसमें तुलनात्मक अध्ययन का मतलब तुलना कर रहे थे ऐसे ना, जहां राज्यसभा लोकसभा के बीच की शक्तियों के बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे कि संसद का जो सत्र होता है उसको आहूत करने का काम किसके द्वारा किया जाता है। ये कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। सत्र जो स्टार्ट होता है, सत्र की स्टार्टिंग जो होती है वो किसके द्वारा होगी? कौन बुलाता है सत्र? राष्ट्रपति बुलाता है। सत्र बुलाना मतलब सत्र को आहूत करना मतलब, है ना। ये वर्ड लिखा होता है आहूत। आहूत का मतलब क्या होता है? बुलाना। ये वर्ड भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना। सत्र अवसान करना, सत्र अवसान मतलब सत्र की क्या कर देना? समाप्ति कर देना। ये भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अच्छा, लोकसभा व राज्यसभा इन दोनों में से किसी एक सदन का विघटन होता है। किसका होता है? लोकसभा। राज्यसभा का नहीं, क्योंकि राज्यसभा क्या होता है? स्थायी सदन होता है। तो लोकसभा का विघटन करना है, ये भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये तमाम सारी की सारी बातें जो है वो कहाँ लिखी हुई है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 में लिखी हुई है बात। आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो किसी सत्र को आहूत करना, सत्र का सत्रावसान करना और किसी भी लोकसभा का विघटन करना, ये सारे काम राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 85 के तहत। अब सत्र स्टार्ट हो गया, मान लो सत्र शुरू हो चुका है और यहाँ पे सत्र को स्थगन करना हो, स्थगित करना हो मतलब बीच में रोकना हो। स्थगित करने का मतलब सत्र अवसान नहीं होता, बीच में रोका जा सकता है, कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन्ड हो जाता है, उसके बाद में वापस शुरू हो जाता है। ऐसा काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है या लोकसभा का अध्यक्ष करता है? सत्र अवसान करना, सत्र को आहूत करना, लोकसभा का विघटन करना, ये काम किसके हैं? राष्ट्रपति के। किसी सत्र को स्थगित कर देना, ये काम किसका? लोकसभा अध्यक्ष। इसको इस प्रकार से बोलते हो ज्यादा बेटर होता है कि ऐसा पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी कौन होता है? जिस सदन का जो भी अध्यक्ष होता है। जैसे राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? सभापति। और लोकसभा का पीठासीन अधिकारी प्रेसाइडिंग ऑफिसर जिसको कहते हैं वो कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो किसी सत्र को स्थगित करने का काम जो होता है वो कौन करता है? स्पीकर कह सकते हैं हम, स्पीकर। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए कई बार ऑप्शन में आता है और हम देखते हैं कि अच्छा राष्ट्रपति स्थगित करता है क्या? यहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा, कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ज्यादातर आंसर मिलेगा पीठासीन अधिकारी, वो जो भी सदन का रहा होगा वही उसका आंसर रहेगा। क्या बात समझ आ गई? अब लिखें थोड़ा। ओके, लिखो। संसद के किसी भी सत्र को आहूत करना व सत्र अवसान करना तथा लोकसभा का विघटन करना अनुच्छेद 85 के तहत यह शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यह शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट लिखो।
तथा किसी भी सदन का सत्र को स्थगित करने का या स्थगित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित नहीं। किसके पास है फिर? पीठासीन अधिकारी, है ना। अपितु यह शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी, सदन के पीठासीन अधिकारी में निहित होती है। अर्थात लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा में राज्यसभा के रमन को राज्यसभा में सभापति में निहित होती। अच्छा, लोकसभा का अध्यक्ष यदि नहीं है तो कौन होता है? उपाध्यक्ष। राज्यसभा का सभापति नहीं है, अनुपस्थित है, तो फिर उपसभापति। बता लिया। संसद पढ़ते हुए काफी टाइम हो गया मैं। ठीक है, नॉलेज बढ़ रहा है आपका? ठीक है। चुनाव भी लड़ोगे क्या तुम? नहीं लड़ना चाहोगे तो? अच्छा, आपकी इच्छा नहीं है लोकसभा में, संसद में जाकर के भारत की सर्वोच्च जो पंचायत है उसमें जाकर के बैठना? हम्म? चलो ठीक है, कर लिया होगा। ध्यान देना भी। अब हम बात करने वाले हैं संसद में विधेयक है, मतलब संसद के दोनों सदनों की बात कर लें तो विधेयक लेके आते हैं लोकसभा के द्वारा या फिर राज्यसभा द्वारा। विधेयक मतलब वो अधिनियम कब बनता है? जब लोकसभा ने पारित कर दिया, फिर राज्यसभा ने पारित कर दिया, दोनों के पारित होने के बाद में राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिया, अब वो किसका रूप ग्रहण कर लेगा? अधिनियम का रूप ग्रहण कर लेता है। आ रही बात समझ में? लेकिन कंडीशन ये है कि लोकसभा का कई बार विघटन हो जाता है, हो जाता है। उस कंडीशन में क्या विधेयक पे कोई प्रभाव पड़ता है? प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता, ऐसे क्वेश्चन, मतलब पिछले अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो लास्ट एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, है ना, सिविल सर्विस का जो एग्जाम, इसके अंदर जो पॉलिटी से क्वेश्चन आया था वो इसी प्रकार का क्वेश्चन था कि अच्छा विधेयक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आपको समझना है इसके बारे में किस प्रकार की चीजें रहने वाली है, बता देता हूं आपको। ये बड़ी संसद है जिसमें दो बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, एक तो लोकसभा, राज्यसभा। क्या कहा जाता है इसको?
संसद। तो संसद का वैसे निर्माण किससे होता है? लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या संसद का सदस्य होता है? राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, फिर भी वो संसद का अभिन्न अंग होता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 79 में। हम बात करें संसद की, तो संसद में लोकसभा व राज्यसभा। कोई भी विधेयक आया, मान लो कहाँ? लोकसभा के अंदर विधेयक है आया हुआ, विधेयक यहाँ पे विचाराधीन है, मतलब पारित नहीं हुआ। लोकसभा के अंदर अभी क्या हुआ है? विचाराधीन है। ऐसे ऐसे बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? विचार चल रहा है इसके ऊपर, विचाराधीन है। पारित होने का मतलब जैसे वोटिंग होगी उसके बाद वो पारित हो जाएगा। विचाराधीन होने के बाद अगर पता चला कि लोकसभा का क्या हो चुका है? विघटन हो चुका है। विचाराधीन है लेकिन लोकसभा क्या हो गया? विघटन। तो विधेयक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? विधेयक क्या माना जाएगा? समाप्त माना जाएगा। पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, याद रखना, जब कोई विधेयक लोकसभा में विचाराधीन है और उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है तो उस विधेयक का कोई मतलब नहीं है, वो विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो लोकसभा के अंदर विधेयक पारित हो चुका है और राज्यसभा में जाने के बाद वो राज्यसभा में अभी विचाराधीन है। ठीक है, विचाराधीन है और इधर लोकसभा का क्या हो गया? विघटन हो गया। विघटन हो गया तो भी विधेयक क्या होगा? विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना। दो कंडीशन समझ आ गई आपको कि अच्छा जब तक दोनों से पास नहीं हुआ इसका मतलब क्या हो गया? वो समाप्त हो गया। ठीक है, कंडीशन ये है कि राज्यसभा ने उसको पास कर दिया। विधेयक तो राज्यसभा में लाया जा सकता है, इसका मतलब राज्यसभा ने उसको क्या कर दिया? पास कर दिया। और इधर लोकसभा में आने से पहले ही लोकसभा का क्या हो गया? विघटन हो गया। तो भी विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। सारी बात समझ में। एक कंडीशन आपको याद रखनी, ये सारी चीजें आपको पता है कि अच्छा यहाँ लोकसभा का विघटन हो रहा है और लोकसभा में विचाराधीन है तो समाप्त हो रहा है। लोकसभा अभी पास कर रही है, इसको पारित कर दिया, गया कहाँ पे? राज्यसभा में। राज्यसभा में अभी विचाराधीन है, इसका मतलब लोकसभा इधर से विघटित होगी तो क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन राज्यसभा में अभी वो क्या है? पास हो चुका है। इधर लोकसभा का क्या हो गया? विघटन हो गया। ये बता दिया मैंने आपको। अच्छा, राज्यसभा के अंदर अभी वो विचाराधीन है और इधर लोकसभा का विघटन हो गया, तो आपको ये ध्यान रखना है उस विधेयक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो समाप्त नहीं माना जाएगा। याद रखोगे? देखो दोबारा सुनना, लोकसभा में विधेयक है विचाराधीन, लोकसभा का क्या हो गया? विघटन। विघटन समझते हो? लोकसभा भंग हो चुकी है तो नए चुनाव करवाने होंगे। समझ आ रही बात? ऐसे समझ सकते हो। तो उस कंडीशन में वो विधेयक क्या होगा? उसी टाइम समाप्त माना जाएगा। आगे बात समझ में। लोकसभा ने पारित कर दिया, विधेयक विचाराधीन था, पारित भी हो गया, अब कहां चला गया? राज्यसभा में। राज्यसभा ने अभी उसको पारित नहीं किया, अभी वो विचाराधीन है और इधर लोकसभा विघटित होगी, उस आधार पे भी वो विधेयक क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। याद रख पाओगे? अब ध्यान रखना, राज्यसभा ने विधेयक को ऐसे समझ लो, राज्यसभा ने विधेयक को पारित कर दिया और वो लोकसभा में जाते ही लोकसभा उधर क्या हो गई? विघटित हो गई, तो विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। एक कंडीशन है, राज्यसभा के अंदर विधेयक क्या है? विचाराधीन है और उधर लोकसभा का विघटन हो गया तो उस विधेयक पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चीज समझ आ गई? अब और कहानी सुनना। सपोज करो लोकसभा व राज्यसभा दोनों से विधेयक पारित हो चुका है और किसके पास चला गया? राष्ट्रपति के पास। और इधर राष्ट्रपति के जाने के बाद में लोकसभा का विघटन हो गया तो उस विधेयक पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में। एक चीज और ध्यान रखना, लोकसभा व राज्यसभा से विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 111 के तहत एक बार उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और इधर लोकसभा का विघटन हो गया तो भी विधेयक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब एज इट इज बना रहेगा। आगे बात समझ में। यदि विधेयक को लेकर के दोनों सदनों के बीच में गतिरोध है, इस आधार पे क्या किया जाएगा? संयुक्त बैठक होगी। गतिरोध को रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए, उसको दोनों सदनों के गतिरोध को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 108 के तहत क्या होती है? संयुक्त बैठक होती है दोनों की। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक बुलाने के बाद में इस लोकसभा का विघटन हो गया तो भी उस विधेयक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद रखोगे?
अब आपको एक चीज तो समझ आ गई, प्रभाव कहाँ पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ऐसे याद कर लेना इसको, जैसा लोकसभा में वो विचाराधीन था, लोकसभा विघटित तो विधेयक भी खत्म, याद रख लिया। दूसरा, लोकसभा ने पारित कर दिया लेकिन राज्यसभा से अभी पारित नहीं हुआ, अभी वहां विचाराधीन है, तो विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अच्छा, राज्यसभा ने उसको पारित कर दिया, लोकसभा में जाने से पहले वो क्या हो गया, लोकसभा विघटित हो गई, तो विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक कंडीशन ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, कि राज्यसभा के अंदर वो विचाराधीन है, अभी पारित नहीं हुआ, लोकसभा में गया नहीं अभी तक, उधर लोकसभा का विघटन हो गया तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका उल्टा आपने देखा, अच्छा लोकसभा में वो विधेयक क्या था, पास था, और राज्यसभा में विचाराधीन था, और उस आधार पर विघटन हो जाता है तो वो समाप्त हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में वो विचाराधीन है और लोकसभा का विघटन हो जाता है तो वो समाप्त नहीं होगा। क्या बात समझ पा रहे हो, इस आधार पर इन चीजों को तुम्हें समझना है, और उसके बाद में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा माइंड में रखना कि अच्छा लोकसभा, जब ऐसे एक चीज तो आप ऐसे याद करें ना, दोनों सदनों ने पारित नहीं किया ना और लोकसभा का विघटन हो गया, तो पक्का ही क्या होगा, समाप्त होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है कि अभी वो विचाराधीन है राज्यसभा के अंदर और लोकसभा का विघटन हो गया तो वो समाप्त नहीं होगा। आ रही बात समझ में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, समझ लोगे। ठीक, अब लिखवा दूं, यह सब गोल गोल हो गया। आपको पता तो है विधेयक, भाई संसद का काम क्या है, कानूनों का निर्माण करना, और उस आधार पे कई बार लोकसभा विघटित हो जाती है, तो विधेयक पे क्या प्रभाव पड़ता है ये पता होना चाहिए। लिखो जरा, देखो लोकसभा के विघटन पर हेडिंग लगा दो ये, लोकसभा के विघटन पर विधेयकों पर प्रभाव। लिखो जरा, देखो ऐसे विधेयक, पहला पॉइंट लिखना, ऐसे विधेयक जिन्हें लोकसभा में, जिन्हें पहले ऐसे लिखना, जिन्हें पहले लोकसभा में प्रस्तावित किया गया है तथा लोकसभा में वह अभी विचाराधीन है, तो लोकसभा के विघटन पर वह विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा। वहीं समाप्त हो जाएगा। समझ आ गई बात। नेक्स्ट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, ऐसे विधेयक जिन्हें लोकसभा द्वारा
पारित कर राज्यसभा में प्रस्तावित किया गया है। अर्थात वह विचाराधीन है। या अभी उसे राज्यसभा द्वारा निपटाया नहीं गया और उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है। तो वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। अच्छा, आपके नोट्स में कुछ मिस्टेक हुई है थोड़ी, है ना, उसको सही कर लेना। वहां पे निपटाया गया है वो लिखा हुआ है, नहीं कर लेना वहां पे थोड़ा, ठीक है। सेकंड वाली लाइन में चेक करना थोड़ा। बता लिया। नए बच्चे ध्यान रखना, देखो नोट्स वगैरह पढ़ना चाहे, अगर ऑलरेडी आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो नोट्स टेलीग्राम चैनल है नोट्स बाय मनीष बादू, विजिट करना। पत्थर को पोस्ट करते हुए एक व्यक्ति मिलेगा, डीपी लगी होगी, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर लेना। वहां आपको वो सारे तमाम नोट्स मिल जाएंगे जो भी सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ। इसके अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो शॉर्ट नोट्स वगैरह बहुत सारी चीजें उसके अंदर मैंने ऐड कर रखी है, तो अगर यूज करना चाहो अच्छे से तो पढ़ लेना। कर लिया। नेक्स्ट देखो, तीसरी कंडीशन क्या है? ऐसा विधेयक जो पहले राज्यसभा में प्रस्तावित है, राज्यसभा ने पारित भी कर दिया, लेकिन अभी वो लोकसभा में जाने के बाद विचाराधीन है और उधर लोकसभा का क्या हो गया, विघटन हो गया, तो विधेयक भी समाप्त। देखो देखो, ऐसे विधेयक जिन्हें पहले राज्यसभा द्वारा पारित करने के बाद लोकसभा में प्रस्तावित किया गया, लोकसभा में प्रस्तावित किया गया तथा लोकसभा में वह अभी विचाराधीन है, तो लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त हो जाएगा। विधेयक समाप्त हो जाएगा। अब यदि राज्यसभा में कोई विधेयक प्रस्तावित है और विचाराधीन है, पारित नहीं किया राज्यसभा ने, और लोकसभा उस टाइम विघटित हो जाती है, तो विधेयक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब विधेयक समाप्त नहीं होगा। देखिए जरा, ऐसे विधेयक
जिन्हें पहले राज्यसभा में प्रस्तावित किया गया है और वह विधेयक राज्यसभा में अभी विचाराधीन है। अभी विचाराधीन है और उस वक्त लोकसभा का विघटन हो जाता है तो विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात विधेयक समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसमें और इसमें अंतर देखो जरा तुम, इसमें और इसमें क्या अंतर है जरा चेक करो। यहाँ क्या हुआ है, विधेयक जिसको राज्यसभा ने पारित कर दिया और यहाँ पारित नहीं हुआ, पारित होने के बाद लोकसभा का विघटन होता है तो विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, वो विचाराधीन है, इसका मतलब उधर लोकसभा विघटित होगी तो कोई प्रभाव उस विधेयक पे नहीं पड़ेगा। कहानी समझ आ रही है? बस नेक्स्ट देखो। अच्छा, अब ऐसे विधेयक है जो दोनों सदनों ने पास कर दिया, पारित दोनों सदनों द्वारा हो गया। अच्छा, पारित होने के बाद में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे राष्ट्रपति ने अनुमति दी है या फिर पुनर्विचार के लिए लौटाया है, दोनों कंडीशन आपको अच्छे से ध्यान में रखनी। या फिर विधेयक को लेकर के गतिरोध है, तो गतिरोध की स्थिति में यदि संयुक्त बैठक बुला लेता है राष्ट्रपति तो उस कंडीशन में भी विधेयक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोकसभा का विघटन होने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, ऐसे विधेयक जिन्हें दोनों सदनों के द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया गया है और लोकसभा का विघटन हो गया है, तो विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, लिखो, ऐसे विधेयक जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा
पुनर्विचार के लिए लौटाया गया है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, मतलब विघटित हो जाए, और लोकसभा का विघटन हो जाए, तो विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, काफी लिखना पड़ रहा है लगातार, है ना, याद भी रखना है इनको। ऐसे विधेयक जिन्हें लेकर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध, डेडलॉक जिसको कहते हैं, गतिरोध उत्पन्न हो गया हो, तथा इस गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कर दी गई है और लोकसभा का विघटन हो गया। तो विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक लाइन और लिखो। अच्छा, सदन का जब सत्रावसान हो जाता है तो क्या विधेयक पे कोई प्रभाव पड़ता है? भाई लोकसभा का विघटन होता है तो आपने देखा किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है किसी विधेयक पे। सदन का सत्रावसान के उपरांत यदि हम बात करें विधेयक की, लंबित है विधेयक, अभी पारित नहीं हुआ, तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? दोबारा बुला लिया जाएगा 70 को, उसमें बात हो जाएगी, है ना। इसका मतलब सदन के जो भी कार्य है और सदन में जो भी लंबित विधेयक है, उस दौरान यदि सत्रावसान हो जाता है, लोकसभा विघटन नहीं, सत्रावसान हो जाता है, तो उस विधेयक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, लिखिए जरा, देखिए सदन के सत्रावसान के दौरान या पश्चात कुछ भी लिख लो, सत्रावसान के दौरान लंबित विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सदन के कार्य समाप्त नहीं होते। तो विधेयक क्या होता है ये पता है आपको? विधेयक क्या होता है वैसे? अच्छा, कभी भी ध्यान रखना, जब तक वो पारित ना हो जाए और राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करते तब तक वो क्या रहता है? विधेयक, जिसको हम क्या कहते हैं? बिल। और वो एक्ट कब बनता है या अधिनियम कब बनता है? जैसे राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन कर देता है तब तक वो क्या बना रहेगा? विधेयक। कोई भी कानूनी प्रक्रिया है, अभी उसकी प्रक्रिया चालू है, लोकसभा ने पारित किया है, राज्यसभा ने पारित कर दिया हालांकि, और राष्ट्रपति ने अभी साइन नहीं किया, जब तक नहीं किया इसका मतलब विधेयक ही बना रहता है। ऐसा ही रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित नहीं किया, तो विधेयक समाप्त हो जाता है। तो विधेयक ही रहेगा, फिर वो अधिनियम नहीं बनेगा इसका मतलब, ठीक है। अधिनियम कब बनेगा? राष्ट्रपति के साइन के पश्चात। आई बात समझ में? अंतिम मोहर किसकी होती है? राष्ट्रपति की होती है। नामात्र का होता है राष्ट्रपति। वैसे एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 255, है ना, उसको देख के ऐसा लगता है कि जो भी कार्य प्रक्रिया है वो सिर्फ प्रक्रिया है केवल। कई बार ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति की उसके लिए अगर अनदेखा किया भी जाता है तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जहाँ पे हम कोई चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। पर फिलहाल यदि बात की जाए तो अगर संविधान के अगर अकॉर्डिंग चला जाए, इसका मतलब ये होता है अनुच्छेद 111 आप आगे पढ़ोगे तो वहां पता चलेगा राष्ट्रपति किस प्रकार से एक्शन लेता है उस पर। किसी विधेयक को वो साइन कर सकता है, वापस लौटा सकता है, अपने पास वो रख सकता है, वीटो यूज कर सकता है उसके ऊपर, है ना। ये सारी चीजें समझ आ गई बात? ये कल पूछूंगा मैं आपसे, ये सारी चीजें अच्छे से पता होना चाहिए आपको। और आंसर क्वेश्चन जो भी मैं देता हूँ उनके आंसर भी क्या है। आप हेडिंग लगाओ नेक्स्ट पर्सन का। पर्सन काल क्या होता है? पर्सन का मतलब क्या है? क्वेश्चन, ठीक है, पता है सभी को। तो प्रश्न पूछने का कार्य होता है, इसका मतलब फिर प्रश्न पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? तो आपने देखा कार्यपालिका जो है वो संसद के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। संसद में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है ना। संसद के प्रति अगर बात करें तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जवाबदेहिता होती है। राज्यसभा के अंदर भी उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वहां भी आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है वो केवल कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं लाया जाता इसका मतलब। लेकिन प्रश्न तो पूछ सकता है। मंत्री जो भी है, कार्यपालिका की बात करूं तो मंत्री होते हैं, मंत्री हमेशा उत्तरदायी रहते हैं संसद के, तो इसलिए वो लोकसभा में जाएंगे तो लोकसभा में उनसे क्वेश्चन किया जाएगा, उनके विभाग से जुड़े हुए क्वेश्चन किए जाएंगे कि आपने क्या करे किया, वहां कोई कमी है तो कमी बताई जाएगी। इस प्रकार की चीजें होती है। कई बार पता नहीं रहता मंत्रियों को भी, अच्छा कोई कमी थी भी क्या, तो विपक्ष बता देता है कि आपने ये कमियां छोड़ दी, तो वो ध्यान में आती है चीजें और लोगों के सामने भी आती है और पता भी चलता है कि अच्छा उसमें किस प्रकार की उनकी नीतियों के बारे में पता चलता है कि अच्छा किस प्रकार की चीजें चल रही है, उनके किस दायरे में रह के कार्य करें वो सारे, है ना। तो प्रश्न पूछने का इस सिलसिला शुरू होता है। अच्छा, संसद की जो शुरुआत होती है, सामान्यतः हम बात करें तो 11 बजे शुरुआत होती है, शाम को 6 बजे उसका समापन होता है। तो पहली जो स्टार्टिंग होती है वो प्रश्न काल से होती है, जहाँ 11 बजे से 12 बजे तक चलता है। प्रश्न कई प्रकार के होते हैं, तारांकित होते हैं, अतारांकित होते हैं, जिसमें तारा लगा होता है, जिसमें तारा नहीं लगा होता, कुछ मौखिक होते हैं, कुछ लिखित होते हैं, इस प्रकार के। एक शून्य काल भी होता है जो 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है, वो बाद में अस्तित्व में आया। जैसे कि हम बात करें कि ऐसा माना जाता है कि 11 से 12 के बीच में जो क्वेश्चन किए
वो समय पर्याप्त नहीं था। आपने देखा हुआ संसद के अंदर किस प्रकार की लड़ाइयाँ होती हैं, कैसे लड़ते हैं वो उस सभा के अंदर, बड़ी सभा में, है ना, ऐसे लड़ाइयाँ होती है। ऐसा आपने देखा, अमूमन ये सामने आती चीजें, है ना, इस प्रकार की चीजें देखते हो आपके, जहाँ कोई मंत्री कुछ बोल रहे हैं लोकसभा के अंदर, फिर कोई मंत्री जवाब दे रहा है, उस बात को सुना भी नहीं जा रहा, बीच में किसी और ने वो हल्ला कर रखा है, इस प्रकार की चीजें चल रही है। कई बार लगता है कि हमने किसको बिठा दिया वहां पे, है ना, इतने समझदार प्राणी है वहां पे, इस प्रकार से बात करते हैं, किसी को बोलने का सलीका नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि विचार वो कैसे भी रख सकते हैं, बोलने का जो जितना भी अधिकार है, अनुच्छेद 105 के तहत हम बात करते हैं कि संसद में जो सदस्य होते हैं उनको जो बोलने का अधिकार दिया है, विचार रखने का अधिकार दिया, वो हमसे कहीं ज्यादा है, इसलिए वो कुछ भी बोल जाते हैं। तो वहां बोली हुई बात के लिए उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती कि अच्छा मैं तेरे को देख लूंगा, वहां कोर्ट में देख लूंगा वगैरह वगैरह, इस प्रकार की चीजें नहीं होती। लेकिन हमारे लिए तो है, आपने अनुच्छेद 19 पढ़ा था, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप कोई भी बात बोलते हो, ठीक है, वो एक दायरे में बोलते हो, एक लिमिट है, उसकी सीमाएं होती है किसी भी चीज की, उस आधार पे तुम कोई बात बोलते हो। लेकिन आपकी बोली हुई बात से किसी दूसरे पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो आपको वो अधिकार नहीं है। वो व्यक्ति इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जितना आपको अधिकार दिया है उसके साथ साथ उसके रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं वो भी है आपको बोलने के लिए। जैसे आप बोल सकते हो, भाई आजादी का मतलब क्या होता है कि आपकी आजादी की वजह से किसी दूसरे की आजादी प्रभावित ना हो, ऐसे ही होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आपकी आजादी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, सुन रहे हो तुम, ऐसा लगता है कि तुमने बोलना स्टार्ट कर दिया एक साथ, मैं क्लास को शुरू नहीं कर पाऊंगा, ये तो मेरे मानवाधिकारों का उल्लंघन है, ऐसा माना जा सकता है। ऐसे ही आप घर में हो, घर में एक पड़ोसी है मान लो, है ना, पड़ोसी ने बहुत जोर जोर से कोई साउंड चला रखा है, आपकी नींद हराम कर रखी लगातार, तो इसका मतलब क्या है, उसको बोलने का, उसको अपने विचार एक्सप्रेस करने का ये सारे के सारे अधिकार है तो सही, लेकिन वो तुम्हें प्रभावित न करे, इतने ही है इसका मतलब, उसके ऊपर युक्त प्रतिबंध लगे हुए हैं। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, किसी भी जगह हो तुम तो कोशिश करना तुमसे कोई दूसरा प्रभावित ना हो, पड़ोसी जो है आपका वो तुम्हारी वजह से परेशान ना हो, तुमने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, है ना, पड़ोसी कोई पढ़ रहा है बेचारा पास में, परेशान तो होगा इसमें। इसलिए कभी भी कोई साउंड भी बजा रहा है या इसका मतलब इस प्रकार की चीजें करता है तो आप कंप्लेन कर सकते हो, किया करो, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती इससे, ठीक है। चलिए, प्रश्न काल तो आगे प्रश्नों से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट जो अभी ये क्लास होगी तो आप ध्यान रखना, शाम को 6 बजे तक ये क्लास अपलोड हो जाती, आप कोशिश करना 6 से 7 के बीच जो भी चर्चा हो जाए उसके बीच में 2-3 क्वेश्चन अच्छे होंगे, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से डील करना, ठीक, ओके। और ये सारी चीजें पढ़ के आना, कल मैं आपसे एक एक बच्चे से पूछूंगा, ये किसी से भी ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि जो पढ़ाया उसके बाद उसको देखा ही नहीं, घर जाके अच्छे से देखना, उसको अच्छे से पढ़ के आना।